गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम लोग बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीरीज़ का मिडवाइफरी और गैनकोलॉजी से जो है कि आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे कि मिडवाइफरी और गैनकोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट VVI MCQ हैं उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मिडवाइफरी और गैनकोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उसे जो है हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्गर्भाशयी जीवन जिसे आप इंट्रायूट्रिन लाइफ कहते हैं के दौरान माँ और भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करने वाली संरचना कौन सी है। ये इंट्रायूट्रिन लाइफ क्या होता है, जिस दिन से बेबी, ठीक है, बेबी जो फीटस होता है, जिस दिन से माँ के यूट्रस में जब उनका डेवलप होता है, जब विकास होने लगता है, तो उस दौरान उस समय से लेकर के माँ और भ्रूण मतलब मदर और बेबी के बीच जो है संबंध स्थापित होता है। तो वह संबंध जो है ऐसी कौन सी संरचना है जिससे कि संबंध स्थापित होने में या करने में मदद मिलता है, या यूं समझ लीजिए कि माँ से गर्भ जो है किस अंग से या किस संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, आंसर देखिए क्या है, ए है आपका डेसिडुआ, बी है आपका प्लासेंटा, सी है आपका वेजाइना, डी है आपका यूट्रस। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा, जिससे माँ और बेबी से जुड़ा हुआ वह कौन सा अंग होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि प्लासेंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग जानते हैं मदर के यूट्रस में मदर से बेबी जो कनेक्ट रहता है वो प्लासेंटा के माध्यम से ही जुड़ा हुआ रहता है, और यही जो है माँ और बच्चे के बीच जो है संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य प्रसव के समय पर प्लासेंटा का वजन कितना होता है। सामान्य प्रसव के मतलब क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के समय। ठीक है, एट टर्म मतलब उन्होंने अपना 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 मंथ कंप्लीट कर लिया है। एट टर्म उसे ही कहा जाता है, जब उन्होंने अपना जो गर्भाशय का पीरियड होता है वो कंप्लीट किया हो, तो उस समय द टर्म प्लासेंटा का जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 300 ग्राम, बी है आपका 1000 ग्राम, सी है आपका 100 ग्राम और डी है आपका 500 ग्राम। तो आपको बता दें एट द टर्म, ठीक है, प्लासेंटा का वजन जो होता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 500 ग्राम मतलब हाफ केजी। 500 ग्राम का प्लासेंटा हो जाता है जब फीटस जो है अपना यूट्रिन लाइफ पूरा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, जन्म के समय प्लासेंटा और नवजात शिशु के वजन का अनुपात कितना होता है। अनुपात पूछ रहा है किसका, तो प्लासेंटा और नवजात शिशु का। नवजात शिशु किसे कहते हैं, जब जो अभी डिलीवर हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, तो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है प्लासेंटा का कितना वजन होता है, तो 500 ग्राम होता है एट टर्म। ठीक है, नवजात शिशु कितना होता है, नॉर्मली लगभग 3 किलो का होता है। ठीक है, मतलब 3000 ग्राम, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 0 0 काट दीजिए, अब 6 5 6 30, तो यहाँ पे 1:6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1:6। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1:6। बी है आपका 1.5, सी है आपका 1.4 और डी है आपका 1.3। ठीक है, तो 1.6 इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, फर्टिलाइज्ड ओवम का अंतर्रत या आरोपण कब पूरा होता है। इंटरसिशियल इम्प्लांटेशन जो होता है, ठीक है, जब ओवम यानी एग और स्पर्म जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जब मिलता है तो क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में जा कर के कब इम्प्लांट होता है, कब उसका जो है आरोपण होता है,
ठीक है। तो आपको पता है फर्टिलाइज्ड ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब के मदद से कहाँ आता है, आपका यूट्रस में आता है, और यूट्रस में जो है इम्प्लांट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने में जितना दिन लगेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कब तक पूरा होता है, तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका 5वें दिन, दो है बी है आपका 2वें दिन, सी है आपका 11वें दिन, और डी है आपका 20वें दिन। ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम ऑलरेडी जो फर्टिलाइज हो गया है उसको इम्प्लांट होने में आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। 11 दिन लगते हैं। ठीक है, 11 दिन जा करके वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। ठीक है, फिर यूट्रस में क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं जैसे ओवम हुआ ये फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या होता है, ये जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट के बाद ये फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का इम्प्लामेंटेशन होता है, उसके बाद ये फिटस बन जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेल्विक सामान्य प्रसव के लिए सबसे मुख्य एवं आदर्श माना जाता है। पेल्विक आप जिसे जानते हैं, पेल्विक जिसे कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मल लेबर के लिए सबसे आदर्श मतलब सबसे अच्छा पेल्विक कौन सा होता है। ठीक है, सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, पेल्विक। तो पुरुष का पेल्विस जो होता है वो एंड्रॉयड पेल्विस होता है। ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस क्या होता है, साइज एंड शेप में क्या होता है, छोटा होता है। आप आंसर एक बार देख लीजिए। आंसर ए है आपका एंड्रॉयड पेल्विस, बी है आपका प्लेटिपेलॉइड, सी है आपका गैनक्वाइड, और डी है आपका एंथ्रोपॉइड। तो महिला में जो पेल्विस पाया जाता है जो कि डिलीवरी के लिए, बच्चा को जन्म देने के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर, गायनेक्वाइड। ठीक है, गायनेक्वाइड पेल्विस जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए, गर्भावस्था में सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुख्य लक्षण क्या है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस होता है, मॉर्निंग वॉमिटिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर पूछ रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुख्य लक्षण क्या है। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए है आपका एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, बी है आपका क्विकनिंग मतलब बच्चे का क्या है, हलचल होना, सी है आपका एमोनोरिया, एमोनोरिया तो एक्चुअली फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है जिसमें होता है कि मेंस का रुक जाना या मेंस का नहीं आना, और डी हो जाता है आपका वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्विकनिंग। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में बच्चा जो है हलचल महसूस होने लगता है माँ को। ठीक है, 6 महीना में बच्चे का हलचल जो है जो मदर होती है वो महसूस कर सकती है। ये जो है ले दे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एससीजी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। एससीजी हार्मोन जिसे आप जानते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, किसके द्वारा सेक्रेट होता है। ठीक है, किसके द्वारा सेक्रेट होता है। तो आपको एक बात बता दें, एससीजी हार्मोन जो है ये जब प्रेग्नेंट होगी महिला तो उसमें एससीजी हार्मोन का इंक्रीज होता है। एससीजी हार्मोन उसके बॉडी में क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर ए देखिए इंडोमेट्रियम, बी है आपका कॉर्पस लुटियम, सी है आपका प्लेसेंटा के साइटियोट्रोफोब्लास्ट सेल से, जबकि डी है आपका ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, तो एससीजी हार्मोन क्या होता है, प्रेगनेंसी का इंडिकेटर भी माना जाता है। ठीक है, अगर महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसमें एससीजी का हार्मोन का लेवल जो होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो एससीजी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लासेंटा के साइटियोट्रोफोब्लास्ट सेल से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 16 से 20 सप्ताह की गर्भवती महिला के द्वारा भ्रूण की हलचल या महसूस की जाती है उसे क्या कहते हैं। 16 से 20 सप्ताह, ठीक है, यानी 3 से 5 महीने के गर्भवती महिला के द्वारा भ्रूण की हलचल मतलब फिटस का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका क्विकनिंग, बी है आपका मोंटेगोमरी ट्यूबरकुल, सी है आपका ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जबकि डी है आपका गुडेल साइन। तो भ्रूण का हलचल को महसूस करने की जो क्रिया होती है उसे क्विकनिंग कहा जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि महिला के मूत्र में एससीजी हार्मोन पाया जाए तो किसका महत्वपूर्ण सूचक है। हमने अभी कहा था आपसे कि एससीजी हार्मोन अगर जो महिला के यूरिन में पाया जाता है तो वह किसको इंडिकेट करता है। एससीजी हार्मोन तभी बनता है जब महिला प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका मेनिंजाइटिस, बी है आपका एआरएफ, सी है आपका प्रेगनेंसी, डी है आपका रीनल ट्यूमर।
ठीक है। तो HCG जब बनेगा जब महिला प्रेग्नेंट होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओलिगोहाइड्रामनियोस का क्या मतलब होता है? आप ओलिगोहाइड्रोमनियोस और एक पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है, दो शब्द इसमें यूज होता है। एक ओलिगो हो गया, एक तो पॉली होता है। आपको पता है, आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा, ओलिगुरिया और पायूरिया, ठीक है, या पोलीयूरिया। तो ये सारे टर्म है। ओली मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना, और पॉली मीन्स होता है किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियोस है का इसका क्या मतलब होगा? तो आंसर देखिए यहाँ पे ए है, गर्भावस्था के दौरान रक्त की कमी। तो रक्त की कमी क्या कहलाता है? आपको पता है, एनीमिया कहलाता है। बी है आपका गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्त आना, मतलब वेजाना के माध्यम से उसे क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। सी है आपका एमनियोटिक द्रव्य का कम होना, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओलिगोहाइड्रामनियोस, एमनियोस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य जिसे कहते हैं। ओलिगो हो गया मतलब कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? तो एमनियोटिक द्रव्य का कम हो रहा है। तो एमनियोटिक द्रव्य का कम होना क्या कहलाता है? तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रीमी ग्रेविडा जो प्रथम बार मां बनती है उसे प्रीमी कहा जाता है, ठीक है, और जो दूसरी बार बनेगी उसे मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है। तो प्रीमी है तो मतलब पहला, प्रथम बार मां बनने वाली जो लेबर की प्रथम स्टेज कितना समय होता है? लेबर के 3 स्टेज होते हैं, आपको पता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, हालांकि चौथा भी होता है, ठीक है, जिसमें से क्या उसमें जो है ना, क्या उसमें रिव्यू किया जाता है, एक तरह से समझ लीजिए उसमें देखभाल किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, सॉरी ऑब्जर्वेशन उसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। तो प्रीमी ग्रेविडा है, पहली बार माँ बनी है, तो लेबर जब होगा उनका तो प्रथम स्टेज में कितना समय लेगी? ठीक है, कितना समय लेगा जब वो सेकेंड स्टेज में जाएगी? तो प्रथम स्टेज का क्या समय होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 3 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आप जानते हैं, जिसमें से आपका ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होगा और सर्विक्स का डायलेशन होगा, ये फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बेबी का डिलीवरी होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? तो प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है या प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज में होता है ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसमें माँ और बच्चे को ऑब्जर्वेटरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रेमी ग्रेविडा में लेबर का जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आपका 6 से 8 घंटे, बी है आपका 10 से 12 घंटे, सी है आपका 30 मिनट, जबकि डी है आपका 2 घंटे। तो आपको बता दें, जो माँ पहली बार जो है बेबी डिलीवर करती है तो फर्स्ट स्टेज की लेबर में उसको जो समय लगता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे लगभग उसके बाद ही उसका सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है टाइम तो उसे क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहेंगे उसे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है? सेकंड स्टेज का लेबर में से कितना समय लगेगा। जैसे प्रीमी ग्रेविडा है, सेकंड स्टेज लेबर, फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया जिसमें से 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब सेकंड स्टेज में कितना समय लगेगा? ठीक है, सेकंड स्टेज में कितना समय लगेगा? तो सेकंड स्टेज में जो समय लगता है वो कम लगना चाहिए। ठीक है, अगर जो ज़्यादा समय लग रहा है तो इज दैट मीन्स कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर को कोई जटिलता है। ऑप्शन देखिए, ए है आपका 10 से 12 घंटा, ठीक है, बी है आपका 6 से 8 घंटा, सी है 2 घंटे, डी है 15 से 30 मिनट। ठीक है, तो जो पहली बार माँ बनती है उसका सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट होगा, ठीक है, सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट होगा डिलीवरी का, तो उसमें ऑप्शन सी यानी कि 2 घंटे लगते हैं। अगर 2 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कि माँ को किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है या बेबी को किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? तो LSCS का सलाह देते हैं, यानी सर्जरी का सलाह देते हैं, सर्जरी करके डिलीवरी करवाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। मानव भ्रूण का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? मानव भ्रूण मतलब ह्यूमन फिटस यानी बच्चा का जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वह गर्भ के अंदर किस स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है? मतलब 90 to 95% मदर में जो बच्चे का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इसी प्रेजेंटेशन में पाया जाता है, जबकि 5% बच्चे जो होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन अपना रखते हैं। ठीक है, तो ए नंबर देख लीजिए,
प्रेजेंटेशन, बी है आपका सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सी है आपका ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, जबकि डी है आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो फिटस का होता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सेफेलिक। ठीक है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें बच्चे का सर जो है भैजाना से लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जनन मार्ग से आते समय भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? जब बच्चा मतलब भ्रूण का सिर, जनन मार्ग क्या होता है आपका? वेजिनल कैनाल। ठीक है, वेजिनल कैनाल जिसे आप कहते हैं। तो वेजिनल कैनाल से जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बाहर आता है, तो उसके सर में, उसका सर जो होता है उसमें देखिएगा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सर में परिवर्तन इसीलिए होता है ताकि वो वेजिनल कैनाल में आसानी से बाहर आ सके, इसीलिए उसका सर क्या होता है, थोड़ा सा आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका प्रेजेंटेशन, बी है आपका मोल्डिंग, सी है आपका स्टेशन, डी है आपका कैपुट। ठीक है, तो सर में परिवर्तन होना वेजिनल कैनाल से, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, भ्रूण के हृदय की आवाज़ डॉपलर की सहायता से कब सुन सकते हैं? भ्रूण मतलब फिटस यानी बेबी का जो हृदय का आवाज़ है, मतलब फिटल हार्ट रेट है, वो डॉपलर की मदद से, डॉपलर एक उपकरण होता है जिसके मदद से हार्ट बीट को या हार्ट रेट को सुना जा सकता है। तो कब सुनेंगे? तो ऑप्शन ए है आपका 8 से 10 सप्ताह, बी है आपका 16 से 18 सप्ताह, सी है आपका 2 से 3 सप्ताह, जबकि डी है आपका 10 से 12 सप्ताह। तो डॉपलर के मदद से आप सुन सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 8 से 10 सप्ताह में। ठीक है, 8 से 10 सप्ताह में अपने बच्चे की आवाज़ आप डॉपलर की मदद से सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। निम्न में से सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? नॉर्मल लेबर का टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका यूटोसिया, बी है आपका डिलीवरी, सी है आपका डायस्टोसिया और डी है आपका पर्टूरिशन। तो नॉर्मल लेबर को जो है, सामान्य प्रसव को टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है ऑप्शन ए यानी यूटोसिया, यूटोसिया कहा जाता है। ठीक है, जबकि डायस्टोसिया का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल लेबर ना होना, मतलब किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, तो उसे डायस्टोसिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया के बीच के अंतर करने वाला क्लिनिकल साइन क्या है? इक्लेम्सिया आप जानते हैं, प्री इक्लेम्सिया आप जानते हैं, दोनों में कॉमन क्या है वो आपको देखना है, इसका अंतर करने वाला एक साइन लिखना है आपको। इक्लेम्सिया में आप जानते हैं हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, प्रोटीन यूरिया होगा, है ना, उसके बाद आपका और क्या होता है इसमें, इक्लेम्सिया में एक सीजर का आता है, जबकि प्री इक्लेम्सिया में सिर्फ हाइपरटेंशन आएगा, प्रोटीन यूरिया आएगा। ठीक है, तो इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया में जो अंतर होता है क्लिनिकल साइन में, ऑप्शन देखिए, ए है आपका शॉक, बी है आपका सीजर, सी है आपका हाइपरटेंशन और डी है आपका एडिमा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन दोनों में पाया जाएगा, एडिमा दोनों में पाया जाएगा, प्रोटीन यूरिया दोनों में पाया जाएगा। सिर्फ इक्लेम्सिया में सीजर का जो है अपीयरेंस हो जाता है, प्री इक्लेम्सिया में सीजर नहीं होता है, इक्लेम्सिया में सीजर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीजर। सीजर मीन्स होता है दौड़े पड़ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को दौड़े पड़ने लगते हैं, मिर्गी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रसव के बाद पहले सप्ताह में होने वाले योनि स्त्राव को क्या कहा जाता है? योनि स्त्राव मतलब वेजिनल डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, वेजिनल डिस्चार्ज। और प्रसव के पहले सप्ताह यानी डिलीवरी के 1 सप्ताह बाद, मतलब 7 दिन के अंदर वेजिना से जो ब्लीडिंग होता है, वेजिनल डिस्चार्ज होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका सो, बी है आपका ब्लीडिंग, सी है आपका लोचिया सेरोसा, जबकि डी है आपका लोचिया रूब्रा। तो आपको पता है डिलीवरी के बाद जो वेजिना से डिस्चार्ज होता है उसे लोचिया कहा जाता है, या लोकिया कह लीजिए। ठीक है, लोकिया कहा जाता है। इसका हमने एक फार्मूला बताया था आपको, RAS का। ठीक है, लोकिया आर से रूब्रा, लोकिया ए से एल्वा और लोकिया एस से सेरोसा। तो सबसे पहला क्या आएगा, तो आपका रूब्रा आएगा, मतलब एक पहला सप्ताह रूब्रा, उसके बाद एल्वा, उसके बाद सेरोसा। सेरोसा लास्ट में आता है। और ब्लड का कलर भी आप इससे याद रखिएगा,
ब्लड का कलर क्या होगा, जब पहला रुब्रा में होगा तो बिल्कुल खून की तरह जो ब्लड का जो ओरिजिनल होता है फॉर्मेशन उसमें आएगा। एल्बा में क्या होता है, हल्का सा पिंकिश हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाएगा। जबकि सेरोसा में ब्लड की मात्रा खत्म हो जाती है, उसमें वाइट डिस्चार्ज आने लगते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, लोकिया रुब्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाती है। 2000 ml एक्सेस हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या कहलाता है। तो ए है आपका कंप्लीट एबॉर्शन, बी है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी है आपका ओलिगोहाइड्रोमनियोस और जबकि डी है आपका पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, तो गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml हो जाती है। 2000 ml जो है ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, कम होने को ओलिगो कहा जाता है, ज़्यादा होने को पोली कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इक्लेम्सिया के समय दौरे आने पर कौन सी दवाई दी जाती है। प्री इक्लेम्सिया में सीजर नहीं आते हैं, दौरे नहीं आते हैं, जबकि इक्लेम्सिया में दौरे आते हैं। जब दौरा आएगा पेशेंट को तो उसे कौन सी दवाई दी जाएगी। ठीक है, या फिर इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इक्लेम्सिया का। तो ए हो गया MgSO4, बी है आपका डायजापेम, सी है आपका फेनिटोइन, डी है आपका एल-डोपा। तो इक्लेम्सिया में जब सीजर आते हैं तो उसके लिए डीओसी जो है दवाई जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, दिया जाएगा पेशेंट को, MgSO4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या है, कोड प्रोलेप्स का क्या मतलब है। कोड जिसे आप एम्बिलिकल कोड कहते हैं, एम्बिलिकल कोड क्या होता है इसमें, वो जो है आप समझ लीजिए कॉर्ड जो है प्रोलेप्स होकर के सर्विक्स में आ जाता है। ठीक है, या वेजिना के कभी कभी बाहर भी दिखने लगता है, वो कोड प्रोलेप्स कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, कोड में बहुत इन्फेक्शन होना, बी है आपका कोड की लंबाई छोटा होना, सी है आपकी कोड की लंबाई बड़ा होना, डी है आपका यह असमान स्थिति है जिसमें कोड भलवा से बाहर आ जाता है। तो प्रोलेप्स मीन्स होता है क्या, कोड जो एम्बिलिकल कोड है वो वेजिना के माध्यम से या फिर सर्विक्स के अंदर बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 देखिए क्या है, प्राथमिक पीपीएच का मुख्य कारण क्या है। प्राथमिक पीपीएच क्या होता है, प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच उसका सबसे जो मुख्य कारण है वो आपका ऑप्शन देखिए, ए है आपका ट्रमा मतलब चोट लगना किसी प्रकार से, बी है आपका एपिजियोटोमी जिसे आप छोटी ऑपरेशन कहते हैं, सी है आपका एटोनिक यूट्रस जबकि डी है आपका ब्लड क्लॉट। तो प्राइमरी पीपीएच का जो सबसे मुख्य कारण है ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, एटोनिक यूट्रस। ठीक है, एटोनिक यूट्रस क्या होता है, यूट्रस के जो मसल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग जो है होते रहता है, वो एटोनिक यूट्रस का, उसका टोन खत्म हो जाता है यूट्रस का। ठीक है, यूट्रस का टोन खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे एटोनिक यूट्रस कहा जाता है। यह पीपीएच का सबसे मेन कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एटोनिक यूट्रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, अंडाणु के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाणु ओवम जिसे आप कहते हैं, तो ओवम का जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका एवोल्यूशन, बी है आपका ओजोनेसिस, सी है आपका इफोरिया और डी है आपका ओसाइट। ठीक है, तो अंडे का विकास का जो प्रक्रिया है वो ओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ओजेनेसिस कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 देखिए क्या है, अंडाणु का जीवन काल विएबिलिटी पीरियड कितना होता है। अंडा जब आपका ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है, तो कब तक अपने आप को जिंदा रख पाता है, उसका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका 48 से 72 घंटे, बी है आपका 0 से 12 घंटे, सी है आपका 12 से 24 घंटे, डी है आपका 24 से 36 घंटा। तो अंडा का जो जीवन काल होता है वो कम होता है रेदर देन स्पर्म के। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 24 से 36 घंटे ही इसका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, इस 24-36 घंटे के टाइम में अगर जो स्पर्म उन्हें मिल गया, ठीक है, तब वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, नहीं तो वो मेंस्ट्रुएशन के साथ में वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसका सेक्रेशन हो जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 देखिए क्या है, 16 कोशिकाओं अवस्था पर युग्मनज जायगोट को क्या कहते हैं। आपको पता है ओवम और स्पर्म मिलने के बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है।
ठीक है। आपस में मिलने के बाद फिर ये क्या होता है 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 और 8 से 16 का निर्माण होता है इसमें समसूत्री विभाजन में, ठीक है। तो युग्मनज को क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोट ही बनता है, ठीक है, जिसमें से ब्लास्टोसिस होता है या जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो जाइगोट की अवस्था होती है। उसके बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही इम्प्लांट होता है जाकर के यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में जो डेवलपमेंट होता है वो फीटस कहलाता है आपका, ठीक है, फीटस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ए है आपका ब्लास्टोमियर, बी है आपका ब्लास्टोसाइट्स, सी है आपका मोरुला, डी है आपका कोरियोन। तो 16 की अवस्था में जब आपका सेल पहुंचेगा तो वो आपका सी मोरुला कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी मोरुला, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो फिर जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तब फिर वो फिटस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन जो है अभी हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और ये क्वेश्चन कैसा लगे आपको ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमने यहाँ पे आंसर की दे दिया है, और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से जा करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी और क्या बदलाव करना है वीडियो में आप सजेस्ट करके हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि साथ मिल करके हम लोग तैयारी कर सकें, ठीक है। अब हम प्रयास करेंगे कि पर डे एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए दिया जाए। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, इसीलिए हम 2-3 दिन जो है वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है। अब हम ठीक हैं, अब जो है प्रयास करेंगे डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग यहाँ पे बिहार नर्सिंग लिखित परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।